तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर पे। मैं आपका दोस्त लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की बेस्ट क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चनों के साथ है। दोस्तों, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया, कम से कम 2 या 3 दिन रोज़ क्लासें पढ़े, उसके बाद में कुछ अन्य सोचे और साथ साथ अपनी नोट्स बनाते चले। तो दोस्तों, जिसने हमारा चैनल शेयर नहीं किया वो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में जो पढ़ती हैं उन्हें शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि पूरी वीडियो देख के जाएं, आधी वीडियो ना देखें और हम कुछ ना कुछ कमेंट या लाइक करते जाएं और शेयर भी करते जाएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है शांता रंगस्वामी जी को। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत की पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं। भाई साहब, पहले भारत की महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूर्व दिल्ली के पुरुष ओपनर वेंकट सुंदरम को भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया। किसे? ये भाई साहब इंडिया टीम के ओपनर थे वेंकट सुंदरम को, और इन्हें क्या क्रिकेटर्स टीम का क्या नियुक्त किया गया? सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA एक गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, स्थापना हुई थी 5 जुलाई 2019 को। भारत में पूर्व क्रिकेटरों की हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित किया गया। ये जो रिटायर क्रिकेटर हो जाते हैं उनके हितों के लिए इसे स्थापित किया गया। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आइए देख लेते हैं भारत में कुछ हमारे यहाँ नई नियुक्तियाँ हुई हैं 2025 में, उनको एक बार नज़र देख लेते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं निर्मल कुमार मिंडा जी बने हैं। ठीक है, अगला है भारत के नए उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट बने हैं जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी। ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयंका। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स NCC के 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बत्स जी बने हैं। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं कनाथ दास जी। ठीक है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर A राजराजन जी बने हैं। ठीक है, अच्छा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार जी बने हैं। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय बत्सायन जी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तुहिकांत पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? संजय सिंघल बने। कौन बने हैं? संजय सिंघल। तीनों सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना यानी TA में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया? तो कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा किसे गया है? तो वो गया है नीरज चोपड़ा जी को, यानी कि 2 का A आंसर इज़ राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। तो किसकी उपस्थिति में? राजनाथ जी की और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की उपस्थिति में इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई है। किस चीज़ की उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल मानद की उपाधि। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। भाई साहब, जो 2016 था, 26 अगस्त 2016, उस समय ये नायब सूबेदार के पद पर आर्मी में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की प्रमुख कैरियर उपलब्धियां। तो उपलब्धियां हो जाएंगी टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन हुआ था 2021 में, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट में हुआ था, स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, रजत पदक जीता था। एशियाई खेल 2018 में हुआ था जकार्ता में, और क्या जीता था इन्होंने? 23 में हुआ था, और 23 में हांगजो
या 18 में और 23 में हांगझो में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने नोट भी किया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मार्शर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि 52वां स्थान मिला है, यानी कि 3 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए थोड़े से पॉइंट है, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट देख लेते हैं इसके। मार्शर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2025, ठीक है, भारत का स्थान हो जाएगा 52वां, जो कि सबसे आखिरी था। भारत को 100 में से 43.8 का समग्र स्कोर मिलने के कारण इसे डी ग्रेड प्रदान किया गया है। सबसे कम स्कोर मिलने के कारण इसे डी ग्रेड मिला है। ठीक है, अच्छा संस्करण हो जाएगा, संस्करण 17वां हो जाएगा। सूचकांक प्रत्येक देश के पेंशन या सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों का मूल्यांकन 3 मुख्य स्तंभों के आधार पर करता है। तो कौन सी है? एक पर्याप्तता, स्थायित्वता और सत्यनिष्ठता, ये इसकी 3 स्तंभ है। ठीक है, अच्छा टॉप 3 देश हो जाएंगे। नीदरलैंड जिसका 85.4 है, दूसरे पे है आइसलैंड जिसका 84 पॉइंट है, 84% है। ठीक है, और तीसरे पे डेनमार्क है। तीसरे पे कौन है? डेनमार्क 82.3 अंक के साथ ये तीसरे स्थान पर बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 होगा समुद्री अभ्यास JMX 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों वो आयोजित हुआ है जापान के साथ, यानी 4 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। देख लेते हैं इसके पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएंगे JMX जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, शामिल देश भारत और जापान है। ठीक है, आयोजन स्थल है क्यूशो जापान, ये जापान में हुआ है। प्रतिभागी है भारतीय नौसेना का फ्रिगेट INS हाद्री और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, ये 2 जहाज JS असाही और JS ओमी और एक पनडुब्बी ने अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, उद्देश्य था यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा और परिचालन सहयोग को मजबूत करना, इस पर केंद्रित था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो बॉस किया गया अबू सुफियान खरोब अबू सुफियान जी को। ठीक है, 5 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएंगे ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है दागिस्तान गणराज्य के पूर्व उप प्रधानमंत्री अबू सुफियान को। ठीक है, अच्छा किस लिए? आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और समुद्री नवाचार में योगदान के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? मॉस्को रूस में रूसी संघ के राज्य ड्यूमा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मिला है। ठीक है, अच्छा रूस की जो संसद होती है उसे ड्यूमा कहते हैं और उसी में इन्हों मिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है आपका 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र। ठीक है, स्थान हो जाएगा हमारा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में PTC इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उद्घाटन तिथि हो जाएगी 18 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, उद्घाटन करता है राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और विशेषता यह है भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा है, ना कि एशिया का, भारत का सबसे बड़ा है। महत्व हो जाएगा इसका, यह संयंत्र रणनीति सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और रक्षा, एयर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। अच्छा सालाना उत्पादन की बात करें तो क्षमता हो जाएगी 6000 टन। यह एरोलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है?
हैं एरोलॉय टेक्नोलॉजी के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी से और पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में किस देश ने बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा में 30 दिन के आपात की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो वो की है पेरू ने। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी, देखिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI 2025। अच्छा पॉइंट है, यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतों पर आधारित है। 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, ये 3 आयाम है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर निर्धन आबादी 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन यानी कि 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में बहुआयामी निर्धनता भारत में यह दर 2005 से 2006 की थी 55.1 से घटकर 2019 से 21 में 16.4 रह गई है। ठीक है, जारीकर्ता किसने जारी किया है ये रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया है? तो किसने किया है? तो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, यानी कि 8 का सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया गया है। ठीक है, उन्नत कर दिया है। यह निर्णय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी की हालिया भारत यात्रा के बाद लिया गया है, जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल, मुद्रा हो जाएगी अफगानी। ठीक है, ये इसकी मुद्रा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI 2025 किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो वो जारी किया है नो का ए आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नो का ए आंसर। आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके भी। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI 2025, यह सूचकांक 3 आयामों पर ठीक है 3 आयामों पर ये। ठीक है, अभी इसी के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, फिर यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई हैं? तो कौन बनी है? ज्योति सुरेखा बेन्नम। ये तीरंदाजी की वह पहली व्यक्तिगत पहली महिला भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बनी है। ठीक है, यानी कि 10 का ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा बेन्नम ने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिला की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। क्या पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ज्योति ने विश्व नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150 से 145 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, उन्होंने इस मुकाबले में परफेक्ट स्कोर 150 शूट किया है। ठीक है, आयोजन स्थल नानजिंग चीन में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में 5 दिवसीय तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया? तो तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया? तो तिहार उत्सव मनाया गया नेपाल में, यानी कि क्या रहेगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिहार उत्सव नेपाल का एक प्रमुख हिंदू पर्व है। कहाँ का है? नेपाल का। और क्या है? हिंदू पर्व है, जिसे दीपावली के समान 5 दिनों तक मनाया जाता है। भाई साहब, दीपावली की तरह मनाया जाता है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है इसमें काग तिहार, कुकुर तिहार, गोवर्धन पूजा जैसे विशेष दिन भी शामिल होते हैं। इसमें काग तिहार यानी कौवे का, कुकुर यानी कुत्ते का और गोवर्धन जैसे ये
त्यौहार भी विशेष रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, यह पर्व मनुष्य, पशु और देवताओं के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यह त्यौहार जो है नेपाल के अंदर मनुष्य, पशु और देवताओं के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर बेस्ट कंटेंट और बेस्ट पॉइंटों के साथ हम आपके सम्मुख लाते रहेंगे बेस्ट क्लासेस। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।